आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे के स्टॉक को सिंपल से सिंपल भाषा में समझा जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। दोस्तों आज मैं आपको क्रिकेट और कॉमन एक शॉप कीपिंग के शॉप को जैसे खरीदते हैं उसी तरह से स्टॉक्स को कैसे खरीदा जा सकता है और कैसे एनालाइज किया जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों नो इधर उधर की बात, सीधे पैसे की बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पैसालॉजी दोस्तों, बिकॉज आई लव मनी, लेट्स स्टार्ट द शो। दोस्तों हम लोग स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको खरीदें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये सब हम लोगों को आता है, ये सिर्फ हमारे मन में बैठा दिया गया है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े लोग और जो सूट बूट वाले रहते हैं वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मुझे आप एक चीज़ बताइए कि अगर आपको कार खरीदनी हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें मैकेनिकल इंजीनियर होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हम वैसे भी कार खरीद सकते हैं। अगर आप बताइए अगर आपको एक मकान बनाना है तो क्या उसके लिए सिविल इंजीनियर होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हम ऐसे भी खरीदते हैं मकान। तो फिर स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदने के लिए हमें रिसर्च एनालिस्ट होने के लिए या स्टॉक एक्सपर्ट होने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे भी खरीद सकते हैं। तो ये एक एक्चुअली क्या है कि प्रोपेगेंडा बनाया गया है जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा, और एक जनरल पब्लिक को ऐसा लगता है कि जो सीए हैं, सीएफएज हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इन्हीं लोगों को इस तरह की नॉलेज होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको आज स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे पिक करते हैं मैं आपको एक क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि इंडिया में तीन चीज़ों को जो है बॉलीवुड और क्रिकेट और पॉलिटिक्स, ये भाषा सबको समझ में आती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको क्रिकेट की भाषा में समझाने के लिए। एनालिसिस जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस भी जाने अनजाने कर ही रहे होते हैं। कौन सी मूवी देखनी है, कौन से मैच में कितना रन बनेगा, कौन सा क्रिकेटर कितना रन स्कोर करेगा, ये सब हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं। भले वो हम गलत हो जाएं और सही हो जाएं, लेकिन हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ऐसे भी स्टॉक मार्केट में आपको करना पड़ता है। आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट एनालिसिस क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। और आपका वर्स्ट ऑफ वर्स्ट एनालिसिस क्या हो सकता है? आपको फॉर्चून क्रिएट करके दे दे। लेकिन बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो हम लोग आज क्रिकेट की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो मेगा आइकॉन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये विराट कोहली है। विराट कोहली को हम क्या देखते हैं कि जब भी हम उनकी बात करते हैं तो उनके कैरियर का हम ये देखते हैं कि कितने ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। ठीक है, ओडीआई में कितने ज़्यादा, मोस्टली ओडीआई में कितने ज़्यादा रन बनाए उन्होंने। दोस्तों हम जरा ओडीआई में कोशिश करते हैं देखने की। इन्होंने देखिए 12,809 रन बनाए। उनका एवरेज कितना है? 57.7 का एवरेज है। और स्ट्राइक रेट कितना है? 93.77 है। सेंचुरीज कितनी बनाई? 46। 201 भी नहीं बनाए, 50 इतने चौके इतने मारे, छक्के इतने मारे। अब आप बताइए ये एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? ये एक तरह का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। अभी क्या होगा इसको देख के कि हम लोग करंट फॉर्म की भी बात कर रहे हैं और रिसेंट में कितने मैच में क्या बनाए, ओवरऑल क्या स्टैटिस्टिक्स है इनका। तो ये एक चीज़ दिखाता है आपको कि आप एक्चुअली विराट कोहली के बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। अगर इनका 57.7 एवरेज है तो बताइए क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं। अब बताइए इनका एवरेज लेट्स से 57.7 है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? पहले मैच में अगर एक मैच 1, सेकेंड मैच और थर्ड मैच, ठीक है, पहले मैच में अगर इन्होंने मान लीजिए इनको 0 पे आउट कर दिया गया, अंडा बना दिया इन्होंने स्कोर, ये मैच है और ये स्कोर है, ठीक है, ये स्कोर है दोस्तों। पहले मैच में इन्होंने 0 बना दिया, सेकंड मैच में भी बिकॉज ऑफ एनी रीजन मान लीजिए वो अंडर 10 ही आउट हो गए 5। तो बताइए दोस्तों थर्ड मैच में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? पहले इनका ओवरऑल स्कोर मैंने बताया आपको, इनका ओवरऑल एवरेज जो है वो 57.5 है। पहले मैच में 0 बना दिया, सेकंड मैच में 5 बना दिया। आई बेट यू कि जो थर्ड मैच होगा ना उसमें जो बॉलर होगा, आई डोंट केयर हु इज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है वो, कौन बॉलिंग करने वाला, भाई साहब वो ऐसे ऐसे कांप रहा होगा विराट कोहली को बॉलिंग करने से। पता है क्यों? क्योंकि उनका एवरेज 57 का है। देयर इज ए हायर चांस कि इस मैच में वो 100 प्लस बनाने वाले हैं। मुझे आप बोलोगे आपने कैसे बोल दिया, कैसे प्रेडिक्शन कर दिया? क्योंकि उनका एवरेज 57 का है। तो अगर वो पहले मैच में 0 पे आउट हो गया, दूसरे मैच में 5 पे हो गया, तो थर्ड मैच में आई बेट यू ही इज गोइंग टू ब्लास्ट द सेंचुरी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी। तो दिस इज व्हाट कॉल द फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस में बड़े बड़े बॉम्बार्डिंग वर्ड्स आपके ऊपर होते हैं, कैश फ्लो, है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड आपके ऊपर बॉम्बार्ड करता है। सीए वगैरह से जब समझने जाओ कोई कंपनी के बारे में, ऐसे बॉम्बार्डिंग करेगा आपके ऊपर, है ना। तो उससे डरने का जरूरत नहीं है। 3 चीजें हैं दोस्तों, और वो मैं आपको सिंपली बताता हूं क्या क्या है।
तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो देखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा होता है दोस्तों बैलेंस शीट। और तीसरा होता है दोस्तों कैश फ्लो। और दोस्तों ये तीन सिंपल चीजों को समझने के लिए कोई भी ना एनसी फैंसी डिग्री नहीं चाहिए होती। आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए, बिल्कुल नो। आप मेरे को एग्जांपल ले लो, मैं तो मेडिको हूँ। मैंने 1998 में दोस्तों मैंने 10th पास करी थी। उसके बाद से आज तक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं, मैंने मैथ्स पढ़ाई नहीं। तो आप मुझसे प्लीज़ बड़े बड़े इक्वेशंस मत पूछ लेना, मैं बस पहले बता रहा हूँ मुझे नहीं आता। दूसरा, मैंने जो है अब 1998, उसको आज 24 साल हो चुके हैं, 25वां साल चल रहा है, ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सामने हूँ। मैं कंपनीज एनालाइज करता हूँ, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर A, B उसकी जो है सर्टिफिकेशंस है NISM के द्वारा। तो आप देखिए, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन तीन चीज़ों को के बारे में हमें सीखना है। और ये क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, क्या है। अभी दोस्तों अब आप जैसे बोलोगे कि विराट कोहली पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आई रियली डोंट केयर। अभी रिसेंट का मुझे बताइए, रिसेंट के मैचेस में कैसा फॉर्म था उनका। जैसा हम सब जानते हैं पिछले साल उनका बहुत खराब फॉर्म था। पिछले 2-3 महीने से अच्छा फॉर्म उन्होंने गेन करा है जब उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी। तो ये चीज़ मैटर करती है कि नहीं करती है। भले ही उन्होंने इतने सारे रन बना दिए, पीपल डोंट केयर। अभी का बताइए। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड कैश प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही क्या होता है, कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो, वी डोंट रियली केयर। उसका कितना बड़ा अंपायर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहला जो एक इन्वेस्टर का मतलब होता है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। लॉसेस तो कहीं बहुत बड़े नहीं कर रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप देख लीजिए जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनके लॉसेस बड़े लॉसेस होते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहला जो हमें एनालाइज करना होता है कंपनी में, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कि कंपनी पैसा बना रही कि नहीं बना रही। पहले बात हमें बता दो, अगर पैसा बना रही है तो हम फर्दर एनालिसिस करें, अदरवाइज हमें नहीं करना। सिंपल सी बात। तो विराट कोहली अगर आजकल फॉर्म में हैं तो हम उनको प्रायोरिटी में देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे उनको प्रायोरिटी। दूसरा दोस्तों आता है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे आप विराट कोहली को, ठीक है, अब जब आप डिटेल में एनालिसिस करने जाओगे तो आप कहोगे अच्छा ये बताइए इनका स्ट्राइक रेट क्या है। जैसा कि हमने देखा, हमने बात भी करी थी कि इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना है, टोटल रन कितने बनाए, सेंचुरीज कितने बनाए, स्ट्राइक रेट क्या है। तो ये जो बारीक बारीक चीज़ें हैं ये बैलेंस शीट में आएंगी। आपको ये बारीक बारीक चीज़ें दोस्तों आपको बैलेंस शीट में देखनी पड़ेगी। और कंपनी, अब जैसे विराट कोहली की बात होगी तो कंपनी के बारे में क्या क्या बैलेंस शीट में होगा कि भाई कब से बिजनेस चला रही है, कितना इसका मार्केट कैप है, इसको पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट कर रही है, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों बैलेंस शीट में पता चलेगी। अब आप बोलेंगे कि अब थर्ड, अगर आपको यहाँ तक फिर सेकेंड लेवल तक कंपनी अगर पसंद आ गई तो फिर आप क्या करेंगे, तीसरे लेवल पर हम जाएंगे कैश फ्लो। और विराट कोहली के केस में क्या होता है, जब मैच चल रहा होता है, आपको ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये खिलाड़ी आपको पसंद है, इसका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन और फर्दर एनालिसिस के लिए आपने देखा होगा कमेंटेटर लोग बात कर रहे होते हैं कि इनका होम ग्राउंड पे क्या एवरेज है, इनका ओवरसीज एवरेज क्या है ना। अगर ये 10 रन बना लेते हैं तो फिर इनका क्या चांस रहता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का था, अगर वो 2-3 ओवर टिक गए तो फॉर श्योर इज गोइंग टू ब्लास्ट द 50 फॉर श्योर। और अगर उनका था कि लाइक अगर आप देखो कि लाइक वो अगर उन्होंने मैच में सेंचुरी बना दी तो देयर इज अ वेरी वेरी हायर चांस कि मैच जीतेंगे। विराट कोहली के केस में क्या है कि ये चेज अच्छा करते हैं, आप सब जानते हैं कि आप स्कोर बोर्ड पे कुछ भी डाल दो, वी डोंट केयर, वो बना के छोड़ेंगे। तो कैश फ्लो में दोस्तों क्या होता है कि आप डीपर एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी कितना पैसा बना रही है, कहाँ कहाँ से बना रही है, वो पैसा कहाँ खर्चा कर रही है, और उससे क्या इसको इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है या लॉन्ग टर्म में इसको बेनिफिट होने वाला है। तो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू स्टडी इन कैश फ्लो। तो दोस्तों जैसे मैच में हम लोग करते हैं, मैच में खिलाड़ियों को होता है कि चाहे ओडीआई में उन्होंने अगली टीम ने आपके मान लीजिए अगली टीम ने भले ही 250 रन बना दिए हो, सपोज करिए 20 ओवर में, तो खिलाड़ी क्या करता है, उसको क्या इसका डर, उसको डरना चाहिए कि इतना बड़ा स्कोर बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं दोस्तों, उसको कुछ भी नहीं डरना चाहिए। वो क्या करता है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि पर ओवर क्या एवरेज है। अगर 20 ओवर का मैच है तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 13 रन का मान के चलेंगे कि भैया 13 रन हमको हर ओवर में बनाना है। दैट इज द फर्स्ट गोल। फर्स्ट गोल इज व्हाट, डोंट थिंक अबाउट don't think about 250, don't think about such a big goal, think about 13 रन पर ओवर। एक ओवर में एक चौका छक्का मार दो, बाकी टुक टुक खेलते रहो, क्रीज पे जमे रहो,
धीरे धीरे बन जाएगा। तो वो आपको भी करना है। आज की डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो समझना है। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारे इसकी वीडियो सीरीज बनाऊंगा एक एक करके और आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड यू विल बी वर्क लाइक ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। आप अपने डिसीजन खुद लेंगे, किसी पे कोई डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो सबसे एग्जांपल मैं लूँगा, एक लेट्स से आप एक शॉप खरीदना चाहते हैं। यू विल टेक एग्जांपल ऑफ कि हम लोग एक शॉप खरीदने वाले हैं, ठीक है, और इसको हम कोरिलेट करेंगे स्टॉक से। तो दोस्तों जब जैसे हम शॉप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ है, वो शॉप कौन सी लोकेशन में है, वो लोकेशन उस शॉप के लिए अच्छी है या नहीं है। लेट्स से हमने एक गारमेंट की शॉप खोली दोस्तों, जीन्स और टी शर्ट्स की, जीन्स और टी शर्ट। तो जीन्स और टी शर्ट के लिए जैसा दोस्तों ये यंग जनरेशन के जो टीनेजर्स हैं और जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा पहनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मॉल्स में या बिल्कुल बाज़ार के फ्रंट में इसकी दुकान होनी चाहिए। तो उसी तरह से सबसे पहला चीज़ जो बिज़नेस खोलने से पहले कि ये जो जीन्स और टी शर्ट की जो बिज़नेस है इससे कमाई कितनी आएगी, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो फर्स्ट ऑफ द थिंग। तो आप स्टॉक में भी क्या करते हो कि ये किस चीज़ का बिज़नेस करती है और इसका P&L क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इसका क्या चल रहा है। अभी रिसेंट क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में इसको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे हम सबसे पहले इसमें सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस। लोकेशन फर्स्ट अगर चीज करें, लोकेशन। लोकेशन पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है लोकेशन। तो इसमें क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिकॉर्ड अच्छा है तो उसका जाहिर सी बात है प्रॉफिट रिकॉर्ड भी अच्छा होगा दोस्तों। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखते हो कि इसकी ग्राहकी है कि नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों हम देखते हैं साइज। अब आप मान लीजिए शॉप लेने वाले हैं तो साइज किस आपका जो बजट है उसमें आपको कौन सी दुकान मिल सकती है उस बजट में। तो वैसे ही इसमें हम लोग मार्केट कैप की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनियां 3 तरह की होती हैं, एक लार्ज कैप, एक मीडियम कैप, एक स्मॉल कैप। लार्ज कैप मोर देन 20,000 वाले जो हैं करोड़, ये जो है लेस देन 20,000 से लेके और ये 5,000 करोड़, और ये जो है दोस्तों लेस देन 5,000, लेस देन 5,000 करोड़। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको कंपनी में साइज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए बड़ी शॉप है या छोटी शॉप है, वैसे इसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। उसके बाद दोस्तों थर्ड आता है प्राइस। अब प्राइस कैसे डिसाइड होगी दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इस आज के क्लास से अगर आपको कुछ समझना है और एक पॉइंट लेके जाना है तो दैट इज आई रिक्वेस्ट यू कि इस पे आप जरा गौर से देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे बड़ा होता है प्राइस। अब मैं आपको बताऊं कि भैया एक दुकान है वो 10 लाख की है और दूसरी दुकान जो है वो 15 लाख की है, तो आप क्या बताएंगे? मैं बोलूंगा 2 दुकानें हैं मेरे पास, एक 10 लाख की है और एक 15 लाख की है, बताइए कौन सी चाहिए आपको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा भाई ये तो बता दे दुकान है कहाँ पे, ये गांव की बात कर रहे हो कि शहर की बात कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ आप जैसे इमीडिएटली ये डिसाइड नहीं करते हो कि भाई 10 लाख की तो ये चीपर हो गया और 15 लाख की है तो ये महंगी हो गया, ये मुझे नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता ना। जैसे हम तुरंत के तुरंत ये देखना चाहते हैं कि दुकान कौन से लोकेशन की है। अगर गांव की दुकान है 10 लाख की तो वो महंगी है और शहर की दुकान तो 15 लाख की भी सस्ती है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि लोगों का ये समझ लेते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक सस्ता है और 1500 रुपये का स्टॉक महंगा है। दिस इज द ब्लंडर पीपल डू। उनको लगता है कि ये 10 रुपये वाला बहुत सस्ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अभी आपको बताऊं, यस बैंक का स्टॉक ऑलमोस्ट 10 रुपये का है और HDFC स्टॉक 1500 रुपये का है। तो आपका जो जनरल मेंटेलिटी होती है कि सबके सब 10 रुपये का भरे जा रहे हैं स्टॉक। एंड आई बेट यू अगर कुछ ढंग का नहीं हुआ तो जैसा कि पहले भी 5 रुपये पे गया था और ये आगे भी 5 पे जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा। और HDFC आज उसका 15-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1500 का है। आई बेट यू नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड इट 1650। तो आप बताइए कौन सा सस्ता कौन सा महंगा हुआ। तो सबसे बड़ा इस प्रेजेंटेशन का, अगर इस क्लास का आपको बेनिफिट लेना है तो सबसे पहली चीज़ है कि याद रखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ cheaper price we are not going to buy anything, just because of expensive something we are not going to turn our face like this। उससे फेस ऐसे नहीं मोड़ना है। show the interest, analyze yourself, then decide yourself। अब दोस्तों चौथा पॉइंट दोस्तों आएगा आपका कंपटीशन। जैसे कि आप बिजनेस करने से पहले जो हम डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं, तुम सब कुछ अच्छा है, दुकान भी अच्छी मिल गई,
कस्टमर्स भी बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उस लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, तो आप क्या करेंगे, वो नहीं खरीदना पसंद करेंगे बिजनेस। ऐसे ही दोस्तों जो हम लोग भी करते हैं कि हम लोग मोनोपोलीज वाले बिजनेस ढूंढते हैं। मोनोपोलीज वाले बिजनेस, मोनोपोली उसको बोलते हैं जिसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं हो, वो उस स्टॉक्स के हायर प्राइस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे IRCTC है, अकेला स्टॉक है, RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कोई है ही नहीं उसके आजू बाजू पेट्रोकेमिकल में, रिफाइनरी में कोई है ही नहीं। अपने अदानी जी का है, पोर्ट का बिजनेस है, कोल इंपोर्ट, ये सारे क्या है, मोनोपोली वाली बिजनेसेस है ही नहीं, कोई आजू बाजू कोई है ही नहीं। पिडिलाइट जो है फेविकॉल बनाती है, फेविकॉल और ये फेविकॉल स्टिक वगैरह बनाती है, कोई है ही नहीं। तो इस तरह के बिजनेसेस के आगे चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं अदानी जी के उसमें बोलूँ आपको, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उनके लिए, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। क्योंकि ये मोनोपोली का बिजनेस, इसमें कोई है ही नहीं, आजू बाजू है ही नहीं कंपटीशन में। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि मोनोपोली वाले बिजनेस के अगर आपको चूज करने को मिले कि भाई ये बता तू मोनोपोली वाले बिजनेस लेगा या हाई ह्यूज कंपटीशन वाले बिजनेस लेगा, तो भाई मैं मोनोपोली वाले लूंगा। मैं क्यों लूंगा ह्यूज कंपटीशन वाले? ह्यूज कंपटीशन आप बोलो किस में है अभी, तो लो बैंकिंग सेक्टर में, दुनिया भर के बैंक्स हैं, फोन ही आते रहते हैं, ये खुलवा लो वो खुलवा लो। क्यों खुलवा ले भाई? कोई पैसा कहीं, सब जगह तो वही दिक्कत है, इतने सारे तो बैंक हो गए, तो क्या मतलब इतने सारे खुलवाने का, बैंक खाता खुलवाने का। तो ये है दोस्तों पांचवा जो पॉइंट दोस्तों हम लोग जानना चाहेंगे, दैट इज उसका ओनर कैसा है। जिससे आप शॉप खरीदने वाले हो, आप जो शॉप खरीदने वाले हो या लेट्स से मॉल में खरीदने वाले हो, तो उसका डेवलपर कैसा है, उसका ओनर कैसा है। ऐसा तो नहीं कि उसको पता चला हमने 25% एडवांस दिया और लेके वहां से कल्टी हो गया, हमारा पैसा डूब गया। तो उसके ओनर के बारे में लीगलिटी जानने की जरूरत होती है। ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में क्या होता है कि स्टॉक्स किस ग्रुप का है, उसके ओनर कौन है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप लेट्स से TCS खरीदना पसंद करोगे जस्ट बिकॉज दैट इज बैक्ड बाय रतन टाटा, या आप अदानी इंटरप्राइज खरीदना पसंद करोगे बिकॉज इज बैक्ड बाय अदानी। बताइए, आपके पास मैं दो ऑप्शन देता हूं कि एक सर रतन टाटा, इनको बोलते हैं सर रतन टाटा, और एक बिजनेस है लेट्स से अडानी ग्रुप का। इनका बिजनेस 100 साल से भी पुराना है दोस्तों, और इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि तीन साल में ही इन्होंने जितना पैसा कमाया है, सब जो 90% वेल्थ जो है इन्होंने लास्ट 3 ईयर में ही कमाया है, और पिछले 1 वीक में ही जो है इनका वेल्थ जो है ऑलमोस्ट 50% घट गया। आप बताइए, सब कुछ सेम है, बस कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का जो ओनर है, उसमें डिफरेंस है। अब आप बताइए किसके साथ आप जाना चाहेंगे, सर रतन टाटा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100 साल से भी ज़्यादा है, जिनके फोरफादर जो जमशेदी टाटा थे वो जब खत्म हुए थे तो इंडियन पार्लियामेंट 7 दिन के लिए बंद हुआ था, और किसी नेता के लिए, अभिनेता के लिए आज तक नहीं हुआ है। तो इनके बिजनेस के साथ आप एसोसिएट होना चाहेंगे या अडानी जी के साथ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि वो खराब है, ये अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू द चॉइस, आप किनके साथ जाना चाहेंगे। दोस्तों जब ये सारी डिसीजन हो गया, अब कैश फ्लो क्या होता है कि देखिए, अब पैसा आया तो सही, लेकिन कहाँ से आया पैसा? ऐसा तो नहीं कि कंपनी बिजनेस कर रही है लेट्स से सॉफ्टवेयर का, और उसको पैसा आ रहा है उसके किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट से जो उसने मान लो 10 साल पहले एक बहुत बड़ी लैंड खरीद रखी होगी और उसको उसने 10 गुना भाव में बेच दिया, उससे उसको पैसा आ गया। वो आपको जब बारीकी से आप उसको एनालाइज करोगे कैश फ्लो में, तब आपको एनालाइज होगा। जैसे मैंने बताया था क्रिकेट सिनेरियो में कि विराट कोहली अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है किसी एक कंट्री के खिलाफ वो अच्छा ना खेलते हो, कोई कंट्री हो सकती है, तो उस सिनेरियो में उनके चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें जब डिटेल एनालिसिस करोगे आप कि कंपनी कैश तो जनरेट कर रही है, लेकिन कहाँ से? ऐसा तो नहीं कोई अलग कंपनी का अलग कोई अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वहां से, ना कि प्राइम ऑपरेटिंग से कर रही है। ये भी बहुत जानना जरूरी है। सातवां पॉइंट है दोस्तों पीयर्स। अब जब बात हो गई है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये कंपनी खरीदनी है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यस बैंक और HDFC, तो जाहिर सी बात है जब मैं HDFC खरीदने जाऊंगा तो उसकी जो पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं, ICICI, एक्सिस बैंक, उसको भी तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं ऐसे आंख मूंद के खरीद तो नहीं लूंगा, खाली HDFC लेके उसको बाय कर लूंगा, नहीं, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो फॉर श्योर आपको पीयर ग्रुप की कंपनीज भी हमेशा एनालाइज करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महंगी है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसके बराबर में ही आपको बाजू वाली जो कंपनी है वो सस्ती मिल रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ किसी कंपनी का प्राइस छोटा है, इट डजंट मीन इट्स चीप। आप कंपनी अच्छी है तो भी नहीं लेना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो सब कुछ अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो उसका प्राइस भी महंगा होगा। तो हमें ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में सीखना होता है कि कंपनीज को वैल्यू कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में कल आपको बताऊंगा, और
आप इसको सेव कर लीजिए, ये आज का प्रेजेंटेशन है जो सेव कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो, अगर आपको पैसा कमाना है तो दोस्तों सीखना ही पड़ेगा। तो एक शेयर बाजार में एक ये भी कहावत है, यू कांट मेक क्रिएट वेल्थ ऑन बोरोड कन्विक्शन। आप उधार के लिए हुए एडवाइस पे आप बहुत बड़ा पैसा नहीं क्रिएट कर सकते। यू हैव टू हैव योर ओन कन्विक्शन, यू हैव टू हैव योर ओन कॉन्फिडेंस बिहाइंड वट एवर यू आर बाइंग। तभी आप उस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं और लंबे समय तक उसको राइड कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों आपका तो कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमारे को बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों, हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।